बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं कदर रियाज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। फवाद चौधरी का ईवीएम के इस्तेमाल से मुतालिक बड़ा दावा। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया। 3900 ईवीएम की फराहमी का मुतालबा। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। कहा ईवीएम से मुताल्लिक तमाम सियासी जमातों को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। आवाम को पता चल जाएगा ईवीएम पर इलेक्शन महफूज है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए शराइत पर मबनी टेंडर जारी करे। फवाद चौधरी ने कहा 2 वज़रा गवादर जाएंगे, माही गिरोह से बात करेंगे और वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश की जाएगी। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में आवाम की सेहत का खर्चा वफाकी हुकूमत उठाएगी। पीटीआई का 19 दिसंबर को सिंध में एहतजाज का ऐलान। रुकने सिंध असम्बली खुरमशेर जमान कहते हैं नए बल्दियाती निजाम के तहत नया मेयर 4 साल रोने धोने में गुजारेगा। पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम के साथ दुश्मनी कर रही है। एहतजाज अब वही होगा जहां ये काला कानून बनाया गया है। अगर सब काम वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही करने हैं तो फिर पीपल्स पार्टी ने क्या करना है। कराची में स्ट्रीट क्राइम में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। सूबे को नुकसान पहुंचाने पर खामोश नहीं रहेंगे। लीगी रहनुमा इसहाक डार की सेनेटरशिप खतरे में। सेनेट के लिए अहलियत से मुताल्लिक केस की समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में बेंच 16 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने इसहाक डार समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान का खदशा। तवज्जो ना दी गई तो अलमिया जन्म लेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में मारगरा डायलॉग फोरम से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान में मासूम बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के लिए इमदाद जारी रखे। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा पाकिस्तान खित्ते को महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए कोशा है। मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। कोरोना के बावजूद हमारी बरामदात बढ़ी हैं। मुस्तफ़ा कमाल का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को करारा जवाब। बिलावल भुट्टो को इंतहा पसंद। पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री करार दे दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी दुश्मनों के हाथों में खेल रही है। बिलावल भुट्टो का चेहरा बेनकाब हो चुका। वो जब धमकी देते हैं तो हंसी निकल जाती है। पीपल्स पार्टी के पास 56% पाकिस्तान का पैसा आता है। 4 लोग अकेले मालिक हैं। मुस्तफ़ा कमाल मजीद बोले अवाम सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। मेरी कॉल का इंतजार करें और तैयारी करें। अवाम की ताकत से सिंध को आजाद करवाएंगे। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दुनिया का 3रा महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया। हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए अपोजिशन लीडर ने कहा पाकिस्तान में भारत से दोगुनी महंगाई है। तहरीक इंसाफ हुकूमत 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डबो चुकी है। शहबाज शरीफ मजीद बोले निजी सनत और मुकामी पैदावारी यूनिट्स को आज से गैस बंद कर दी गई। मुल्क में घी 450 रुपए किलो मिल रहा है। क्या ये तब्दीली है? नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी की पीटीआई हुकूमत पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म का कहना था मुल्क में इक़्तिदार से चिमटने की रिवायत है, छोड़ने की नहीं। जमहूरियत होती तो इस्तीफा देकर घर चले जाते। जिन्हें आवाम की परवाह नहीं, इन्हें यहाँ रहने का भी हक नहीं। हुकूमत बैसाखियों पर कायम है जिनको हटाने की जरूरत है। शाहिद खाकान अब्बासी मजीद बोले महंगाई पाकिस्तान में है और हुक्मरान मिसालें अमरीका और दीगर ममालिक की देते हैं। अमरीका में महंगाई 2, पाकिस्तान में 17% बढ़ी। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस। आसिफ जरदारी की उबूरी जमानत में 11 जनवरी तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। साबिक सदर ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए तक कमी का इम्कान। जराये के मुताबिक डीजल की कीमत में फी लीटर 9 रुपए कमी मतवक्के। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के पेश नजर हुकूमत कीमत का हतमी तयन करेगी।
पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों का हमला, लॉन्स नाइक जहीर अहमद शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के अब्दोई सेक्टर में चौकी को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों का भारी नुकसान हुआ। आईएसपीआर का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासिर को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दों का मकसद बलूचिस्तान के अमन व अमान को तबाह करना है। हादसा या हमला, टिकटॉकर आयशा अकरम शदीद जख्मी। जरा के मुताबिक शाहदरा टूल प्लाजा पर कार सवारों ने आयशा का रास्ता रोका। आयशा अकरम ने रास्ता बदला तो मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी, जिससे टिकटॉकर की नाक की हड्डी टूट गई। ताहम पुलिस का कहना है कि हादसा आयशा का बुर्का मोटरसाइकिल में फंसने से पेश आया। श्रीलंकन शहरी हलाकत केस में पेशरफ्त, मजीद 18 मुल्जिमान फोरेंसिक एजेंसी पेश। मुल्जिमान को सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज से मैच किया जाएगा। फोरेंसिक एजेंसी में मुल्जिमान का फोटोग्रामेट्री टेस्ट भी किया जाएगा। कोयटा में गैस लीकेज से 2 धमाके, खातून और बच्चे समेत 4 अफराद झुलसकर जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक एक धमाका जॉइंट रोड और दूसरा पश्तून आबाद के इलाके में हुआ। रवा माह गैस लीकेज धमाकों से 4 अफराद जान बहक और 70 से जायद झुलस चुके हैं। कराची के इलाके कोरंगी में जहरीली मिठाई खाने से एक बच्चा जान बहक, खातून समेत 4 अफराद की हालत बिगड़ गई। पुलिस के मुताबिक केएमसी मुलाजिम ने कुत्ता मार मुहिम के लिए जहरीले लड्डू मोटरसाइकिल पर रखे, जिसे बच्चे उठाकर घर ले गए। लाड़काना के इलाके वड्डा महर में पुलिस छापे के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अहलकार शहीद। पुलिस की जवाबी फायरिंग से डाकू राजू महर मारा गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान का गश्त पर मामूर, पुलिस मोबाइल पर हमला, कांस्टेबल शहीद, 2 अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया सीडीए चौक पर पेश आया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का फैलाव जारी, पाकिस्तान का कैटेगरी सी ममालिक में फंसे शहरियों को वापस लाने के लिए सहूलत देने का फैसला। एनसीओसी ने पाकिस्तानी शहरियों को 31 दिसंबर तक वतन वापसी की इजाजत दे दी। वैक्सीन सर्टिफिकेट, टेस्ट और करंटीना की शराइत पूरा करनी होंगी। मुल्क भर में कोरोना से हलाकतों और नए केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटे में 3 मरीज इंतकाल कर गए। 250 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.67 रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर जान बहक। डॉक्टर अफजल शिफा अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज थे। कराची में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 16 दिसंबर के बाद दर्जा हरारत मजीद कम होकर सिंगल डिजिट में आ सकता है। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में भी यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इंडोनेशिया में 7.5 शिद्दत का जल्जला, सुनामी की वार्निंग जारी। यूरोपीय जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले के झटके इंडोनेशिया के इलाके मशरकी नोसा तेंगारा में महसूस किए गए। जल्जले की गहराई 5 किलोमीटर थी। इलाके में ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच। सीरीज में बरतरी के लिए शाहीन पुरजोश। काली आंधी ने भी मैच जीतने के लिए हिकमत अमली बना ली। शायकीन बड़ी तादाद में स्टेडियम में मौजूद। सीरीज का तीसरा मैच जुमेरात को कराची में ही खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नस्ला टावर को मस्मार करने का काम जोरों शोर से जारी था। कई मजदूर इसको मस्मार करने में लगे हुए थे, ताहम अब ये काम सुस्त रवि का शिकार है। मजीद तफसीलात तैमूर शकील की इस रिपोर्ट में। अदालती अहकामात की रोशनी में कराची में नस्ला टावर को मिसमार करने की कार्रवाई का आगाज तो कर दिया गया, मगर 4 हफ्ते से जायद वक्त गुजर जाने के बावजूद नस्ला टावर को मिसमार करने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है।
सिंध हुकूमत और इंतजामी अफसरान की गर्म जोशी भी नजर नहीं आती। इंतजामिया की जानिब से दावे तो बहुत किए गए मगर दावे दावे ही रहे। इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया था कि नस्ला टावर को गिराने के लिए 400 मजदूर काम कर रहे हैं और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की गई हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि चंद मजदूर अपनी जान खतरे में डालकर इमारत मस्मार करने का काम कर रहे हैं और किसी तरह के हिफाजती इकदामात नजर नहीं आ रहे। मजदूरों का इस तरह बगैर हिफाजती इकदामात के काम करना किसी हादसे का सबब बन सकता है। दूसरी जानिब नस्ला टावर को मिसमार करने का काम भी इंतजामिया की जानिब से नीम दिली के साथ जारी रखा गया है। अदालती अहकामात के पहले हफ्ते में इंतजामी अफसरान की भागदौड़ अब खत्म हो चुकी है और कोई भी जिम्मेदार अफसर नस्ला टावर की मिसमारी के काम की निगरानी करने के लिए मौजूद नहीं, जबकि इमारत गिराने के काम के लिए लाई गई मशीनरी भी खामोश है और मजदूरों की तादाद भी ना होने के बराबर रह गई। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। सिंध में बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के बाद कराची की सियासत में भौचाल आ गया है। सियासी पारा अरूज पर पहुंच गया है। तमाम पार्टीज मिलकर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में जब से नया बल्दियाती एक्ट मंजूर कराया है उस वक्त से कराची की सियासत में हलचल मची हुई है और इल्जामात दर इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंसों और बयानात जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के बाद वजीर आला सिंध ने असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि हम अक्सरियत में हैं, जो चाहेंगे वो होगा, आप इकलियत में हैं तो खामोश रहें, जिस पर अपोजिशन बिफर गई और असेंबली में हाथापाई शुरू हो गई। जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए कि सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। एक्ट के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने शदीद रद्द अमल देते हुए इस बिल को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया और अपने काले कानून को बड़े काले तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की। झूठ बोला कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा और बड़ा डिवॉल्व, पहले से ज्यादा डिवॉल्व कानून है। फ्लोर ऑफ द हाउस में असेंबली में खड़े होकर जो मुतासिबाना गुफ्तगू फरमाई है, तो कहीं से ये नहीं लग रहा था कि कोई वजीर आला ऐसे सेंसिटिव सूबे का वजीर आला जहां पर करोड़ों की तादाद में मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग रहते हैं। एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान कहते हैं कि नफरत और तासुब और लसानियत की सियासत हम नहीं, आप कर रहे हैं। नफरतों के बीच पीपल्स पार्टी के बड़ों ने बोए थे। पक्का किला हैदराबाद में सरों पर कुरान लिए खवातीन पर आपने गोलियां चलाई। पीपल्स पार्टी मजलूम बनने के लिए सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रही है कि आपके अंदर जो नफरत और तासुब और बुग़्ज़ भरा हुआ है वो आज निकलकर सामने आ गया है और ये नफरत और बुग़्ज़ आपके बड़ों ने भी बाहरा मीडिया के सामने निकाला है। आपके बड़ों ने भी कराची के लोगों को चूहा कहा था और फिर इन्हीं के पास, जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं, आप इन्हीं के पास चल चल कर आते हैं हुकूमतें बनाने के लिए, वोट मांगने के लिए। ज्यादा दूर नहीं जाइए, अभी सेनेट के इलेक्शन में आपके वफूद आए थे वोट मांगने के लिए, किस किस तरह की पेशकशें की हमें। एमक्यूएम बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार का कहना है कि लसानी सियासत की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने डाली। कराची के हुकूक किसी को गस्ब नहीं करने देंगे। उर्दू बोलने वाला सिंधी महाजर, इनको आपस में तुम एक दूसरे के इनको दस्तों गिरबान करो तो अब ये खेल नहीं चलेगा। ये एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज मैं देख रहा हूं और ये आगे जाकर अगर सूबाई वडेरों ने, पीपल्स पार्टी के कब्जागीरों ने, जागीरदारों ने अगर होश के नाखून ना लिए, हमारे हुकूक हमें ना दिए और हमें
अकलियत समझकर रोंदने की कोशिश की। इस सारी सूरत-हाल में पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बयान ने जलती पर गोया पेट्रोल छिड़क दिया। हमारा अपोजिशन है वो खौफजदा है, वो अपने हार मानने को तैयार नहीं है। उनको नजर आ रहा है ना बला चलेगा ना पतंग चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। इस बयान के बाद कराची में सियासत का टेम्परेचर कंट्रोल से बाहर हो गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलावा कराची के स्टेक होल्डर्स, जमातों और रहनुमाओं की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आने का सिलसिला जारी है। देखना यह है कि अब मौजूदा सूरत हाल में कराची की सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। कराची में डाकू राज बरकरार, पुलिस तमाम तर इकदाम के बावजूद स्ट्रीट क्राइम को रोकने में नाकाम नजर आती है। कराची से ये रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए। कराची के इलाके एफबी एरिया में डकैती के दौरान डाकुओं के जख्मी होने का मामला। टेली न्यूज को मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में 2 मुल्जिमान को दुकान में दाखिल होकर लूट मार करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने दुकान में दाखिल होते ही असले के जोर पर दुकानदार को यगमाल बना लिया। इस दौरान मुसल्लम मुल्जिमान ने दुकान की तलाशी ली, जिस पर दुकानदार ने मज़ाहमत की और अपना असलहा निकाल कर मुल्जिमान पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद एक मुल्जिम फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि दूसरा मुल्जिम दुकानदार की फायरिंग से जख्मी हो गया, जिसे इलाके के लोगों ने जख्मी हालत में पकड़ लिया। लोगों ने जख्मी डकैत की दुर्गत बना डाली, जबकि इत्तला मिलने पर इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंच गई और डकैत को लोगों के चुंगल से छुड़ाकर थाने मुंतकिल कर दिया। उर्दू अदब के अनमोल सितारे और मुनफरिद लहजे के मालिक जॉन एलिया के मद्दाह आज उनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। जॉन एलिया नज़म, गज़ल, नसर तमाम शोबों में बाकमाल थे। इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। सादा लेकिन तीखी तराशी और चमकाई हुई ज़बान में नहायत गहरी और शोर अंगेज़ बातें कहने वाले हफ्ज़ ज़बान शायर, सहाफ़ी, मुफ़क्किर, मुतरज्जिम, नसर निगार, दानिश्वर शायर जॉन एलिया का आज यौम पैदाइश है। वो एक ऐसे ओरिजिनल शायर थे जिनकी शायरी ने ना सिर्फ इनके ज़माना के अदब नवाज़ों के दिल जीत लिए, बल्कि जिन्होंने अपने बाद आने वाले अदीबों और शायरों के लिए ज़बान बयां के लिए नए मयारात मुतय्यन किए। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या, अपनी महरूमियाँ छिपाते हैं, अपनी महरूमियाँ छिपाते हैं, हम गरीबों की आन बान में क्या। जॉन एलिया ने अपनी शायरी में इश्क की नई जिहाद का सुराग लगाया। वो बागी, इनकलाबी और रिवायत शकन थे, लेकिन इनकी शायरी का लहजा इतना मुहज़्ज़िब, नरम और गनाई है कि इनके अशार में मीर तकी मीर के निश्तरों की तरह सीधे दिल में उतरते हुए सामे या कारी को फौरी तौर पर उनके फ़नी खूबियों पर गौर करने का मौका ही नहीं देते। मीर के बाद खाल खाल नज़र आने वाली तासीर की शायरी को तसलसल के साथ नई गहराइयों तक पहुँचा देना जॉन एलिया का कमाल है। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तो मेरा नाम क्यों नहीं। अपनी निजी जिंदगी में जॉन एलिया की मिसाल इस बच्चे जैसी थी जो कोई खिलौना मिलने पर इससे खेलने के बजाय इसे तोड़कर कुछ से कुछ बना देने की धुन में रहता है। अपनी शायरी में उन्होंने इस रवैये का इजहार बड़े सलीके से किया। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को हिंदुस्तान अमरोहा के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। जॉन एलिया नसर और नज़म दोनों में बाकमाल ठहरे। अपने मुनफरिद लबो लहजे से उन्होंने न सिर्फ दुनिया अदब में बुलंद और नुमाया मुकाम और मर्तबा हासिल किया, बल्कि हर खास व आम में मकबूल हो गए। रिपोर्ट आपने मुलाहजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।